लीडरशिप में मोर्चा निकला और काफी हद तक के कामयाब रहा। समय कम था, पैसा कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मोर्चा कामयाब करा। क्यों फुजेले साहब? सही बात। फिर दूसरा मोर्चा निकला 130 के बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के विषय में, वो भी कामयाब था। और तीसरा जो कल का मोर्चा निकला, जो परभणी के प्रकरण पर सर्वपक्षीय सर्व ये था, वो तो अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा रहा। एक मतलब जिसको कहा जाए कि लोगों का जो विरोध है, सरकार द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं, अन्याय किए जाते हैं, उस पर जो विरोध है वो सामने है। लेकिन इस बारे में परभणी के मामले में जो सरकार की जो भूमिका रही वो ढुलमुल रही। पहले दिन आपका मोर्चा होने के बाद में दूसरे दिन फडणवीस साहब को सदन में उसके बारे में अपना से देना था, भाष्य देना था, अपना निवेदन करना था परभणी के प्रकरण में। वो दो मामले हैं ना, एक तो बीड़ का है सरपंच की खून का, और दूसरा ये था। तो उस दिन जो भाषण या जो निवेदन मुख्यमंत्री महोदय ने दिया वो नरोवा कुंजरोवा, मतलब पुलिसों की मारपीट में सूर्यवंशी की हत्या हुई है, ये उन्होंने सीधा सीधा नहीं कबूला। उन्होंने कहा कि वो बच्चे को पहले से ही चोटी थी, इसको पहले से ही चोटी थी, और ये भी कहा कि भाई इसकी जो मृत्यु हुई है वो आकस्मिक हुई है, ऐसा कोई प्लान था, मैं बीमार वगैरह नहीं था। लेकिन पुलिस द्वारा मारपीट से उनकी हत्या हुई है उसकी, ये उन्होंने अपने निवेदन में नहीं कबूला। और ऐसे बहुत सारे फैक्ट है जो परस्पर विरोधी है, इसलिए उन्होंने केवल मतलब एक चमड़ी बचाओ भूमिका सरकार की, ये इस प्रकार की भूमिका उन्होंने ली। बाद में हमारा भी निवेदन गया, हमने डायरेक्ट सीएम के जो पीए है उनको निवेदन दिया, डिमांड की न्यायालयीन चौकसी हो, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। और आप देखोगे तो यही जो मांगे हैं, आज आप अखबार में पढ़ो, इनमें से एक दो मांगे छोड़कर यही मांगे मान ली गई, क्योंकि निवेदन अपन ने ऐसा दिया है। क्योंकि ये जो जिनके मुंह को खून लगा है, ये सारे शेर ऐसे नहीं चुप बैठेंगे, वो बोलेंगे तुम उधर कुछ भी करो, हमारे कर्मचारियों को पैसा दो, नहीं तो उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। दो ही पर्याय रहेंगे, एक तो अपने स्कूलों को नो ग्रांट बेसिस पे करो, जैसे अपने यहाँ पे जरीपटका में किया गया है। आपने देखा ना, ग्रांटियन एड स्कूल थी, जमीनें सरकार ने दी है, इतने सालों तक के सरकार ने तनख्वाह दी है, उन्होंने एक झटके में बंद कर दिए। गुरु नानक आपके सामने उदाहरण है, वही होगा। भैया भविष्य के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप इसमें ये नहीं रह सकते। हर चीज में कटौती होगी, महामंडलों में कटौती होगी। एसटी महामंडल जो रेट बढ़ाएगी, क्योंकि एसटी महामंडल को पैसा कौन देता है? सरकार देती है। अब वो देना बंद कर देगी, बोले कि आप अपना ही करो, तो वो चलाएगी कैसे? तनख्वाह बढ़ाएगी। आपके महानगर पालिकाओं को पैसा कौन देती है? अरे आपका अगर महानगर पालिका का विचार करे पैसा कहाँ से आता है, तो उसमें 3/4 पैसा जो है वो सरकार से आता है, केंद्र और राज्य से आता है, और 1/4 पैसा मतलब रुपए में केवल चाराने आप इकट्ठा करते हो टैक्स वैक्स के माध्यम से, और 75 पैसा जो आता है वो सरकार से आता है। अब कहाँ से आएगा? तो फिर आपके ये भी मामला शुरू हो जाएंगे। चलिए अभी हम लोग सोचेंगे बात की, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई भले बीजेपी पॉलिटिकल रूप से बहुत मजबूत हो, लेकिन इकोनॉमिकल रूप से बहुत कमजोर होगी, और वो सबसे ज्यादा पहला जो वार करेगी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विजिलेंटी और वेलफेयर स्कीम्स पे करेगी। अब मैं आपसे सभी मित्रों से अनुरोध कर रहा हूँ कि चलिए हम लोग, हमारे बीच में जो नेता हुए हैं संजय फुजेली जी, और जो उन्होंने बजट का मसला लिया है, हम उसके पीछे जाएंगे और उनको समर्थन देंगे, और सिर्फ उनसे उम्मीद जो करेंगे एक चाय। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, नहीं तो बोलेंगे भाई आपको फीस देनी पड़ेगी। और आप
हायर एजुकेशन में, खास करके चौथी पांचवी की तो बात छोड़िए, लेकिन हायर एजुकेशन में जैसे ही मैट्रिक पास होने के बाद, 12वीं पास होने के बाद आपका अच्छा बच्चा अगर प्रोफेशनल, चाहे कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन हो उसमें जाना चाहेगा, तो वो सीधा बोलेंगे भाई इसका आपको पैसा भरना पड़ेगा, अब सरकार आपको कुछ नहीं देगी, सभी चीजों में कटौती होगी। तो पहला जो आप पर प्रहार होगा, क्योंकि पैसा कहां से आएगा, दूसरा जो प्रहार होगा वो होगा सरकारी जो अपने नौकर है उनके तनख्वाह पर। आज आपको शायद आइडिया नहीं होगी, अभी और एक आंदोलन आएगा, आप देखिएगा, मैं अभी आपको उसे बताता हूँ। अपने राज्य में जो सरकारी कर्मचारी है, कोर्ट वाले हैं, जिला वाले, पुलिस वाले, आपको सब मालूम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में सरकारी महकमे में लोग हैं। इनमें सबसे ज्यादा अगर कर्मचारियों की संख्या कोई होगी तो आपको आश्चर्य होगा। जिला, कोर्ट, कचहरी, इरिगेशन, वाटर, इनमें लोग जितने नहीं है उतने सबसे ज्यादा लोग ये शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में सबसे ज्यादा लोग हैं। अभी आप देखिएगा कि भविष्यकालीन आंदोलन कैसा होगा। अब इसका मतलब यह है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस है ग्रांट इन एड, तो ये ग्रांट इन एड में जो शिक्षक है उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा सरकार का पैसा जो कर्मचारियों पे जाता है वो इन पे जाता है। और ये क्यों? महाराष्ट्र में एक सिस्टम बना हुआ है, आमदार बन जाओ, खासदार बन जाओ, स्कूल मांग लो, स्कूलों में ग्रांट इन एड पे लगा दो, पूरे टीचर्स जो है उनकी सैलरी गवर्नमेंट देती है और अपॉइंटमेंट ये करते हैं, तो अपॉइंटमेंट का भी पैसा लेते हैं। किसी टीचर को अपॉइंटमेंट का तो पैसा लेते हैं, आपको तो मालूम ही है, वो भी पैसा लेते हैं और टीचर की सैलरी से भी कट करते हैं। अब राजकुमार जी है जिनके बारे में हमारे बोरकर साहब कहते हैं हम तो है यहाँ के राजकुमार साहब तो इस व्यवस्था से गुजरे हुए हैं। तो इन लोगों ने आमदार होने और खासदार होने एक जाल बिछा के रखा है कि भाई हम किस प्रकार से शिक्षा के संस्थानों के माध्यम से हम पैसे का दोहन कैसे करेंगे। अब क्या करोगे? अब दिन ब दिन ग्रांट इन एड पर जो स्कूलें थी उनको अलग अलग प्रकार से, अभी भी शुरू है, सरप्लस कर दिया गया बहुत लोगों को, बाकी बहुत सारे लोगों को भेज दिया गया इधर उधर। वो एक नुकसान होगा कि इसके बाद में कर्मचारियों को, विशेषतः ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूशन को इस प्रकार से पैसा कट। ये बजट का जो मामला है इसमें बीजेपी बहुत कमजोर है, राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत, क्योंकि लड़के बहन योजना, किसानों को सब्सिडी, हर चीज में उन्होंने जो घोषणाएं की है वो घोषणाएं पूरा कैसे करेंगे। 6-6.5 लाख करोड़ का बजट और कर्जे ही आप पे 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। जितना आपका राज्य का जो रेवेन्यू होता है, जितना पैसा आता है, उससे ज्यादा कर्जा है। अब कर्जा है मतलब ऐसा नहीं चलता कि भाई कर्जा है तो हम कभी भी दे देंगे, ऐसा नहीं चलता। कर्जा आप कभी भी दो, ब्याज देना ही पड़ता हर साल। ये नियम है, हर साल आपको ब्याज देना ही पड़ता। और ब्याज देने में राज्य का बहुत सारा राजस्व, करीब 1/4 तो नहीं लेकिन 1/5 पैसा जो है वो ब्याज देने में जाता है। अब बचे हुए पैसे में आपको सरकार भी चलानी है और उसके साथ साथ इन सब लोगों को, जो आपने बोला लड़की बहन, ये भी अभी 1500 किए थे, अभी 2100 करना पड़ेगा। अगर 2100 नहीं करते तो फिर ये समझेगा कि आपने झूठ बोला था। तो इसके कारण भाजपा जो है वो पैसों के कारण अड़चन में। अब ये जो अड़चन है वो दूर कैसे करेंगे? वो दूर करेंगे कटौती के माध्यम से। अब ये कटौती किस पर होगी? ये कटौती जो होगी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के फंड्स पर होगी। जो आपको जो फंड दिया जाता था वो कट करेंगे। मतलब अब आप समझ लो, इस बारे में सजग हो जाओ। राजनीतिक रूप से जो हुआ वो तो अभी भूतकाल हो गया, लेकिन आगामी समय में आपकी जितनी भी योजनाएं हैं उसको कैसे लगे और आप देखोगे बहुत जल्दी आपका पैसा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आपकी जितनी भी स्कीम्स है ना, कल अगर सिंपल लिया जाए तो अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ता है तो बच्चे की फीस नहीं मिलेगी। एक टेक्निक। अब खैर ये तो जिनको तकलीफ है वो देखते बैठे, हमें क्या है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि भाई ये जो ऐसा मसला हुआ परमणि का, और सिर्फ इसमें मैं एक अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। बजट के बारे में जो हमारी बात हुई, कुलजिले साहब का धन्यवाद
उन्होंने बजट का इशू उठाया। मेरी जब अब हमने ये स्टेटमेंट जो है हमारा निवेदन, दोनों निवेदन हमने बजट का निवेदन स्वतंत्र रूप से दिया, उसकी कॉपी भी आपको दी है और परभणी का भी दिया। तो उस समय कुछ मेरे अंतरंग मित्र है, बहुत प्रभावी नहीं है लेकिन फिर भी शासन में थोड़ी बहुत दखल रखते हैं, उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि देखो आपको बजट का जो मसला है जो आपने उठाया है उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। क्यों ध्यान देना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप पक्षीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो भाजपा बहुत मजबूत है। अभी अगले 5 साल आप भाजपा को महाराष्ट्र से नहीं हटा सकते, कोई भी ऐसा समीकरण नहीं है, चाहे अजीत दादा भी निकल जाए या एकनाथ भी निकल जाए, तो भी स्वयं भाजपा की इतनी बड़ी ताकत है कि वो तोड़फोड़ करके 5-25 लोग इकट्ठा कर लेगी, वो सत्ता में रहेगी। राजनीतिक रूप से भाजपा को अस्थिर करना संभव नहीं है 5 साल। 5 साल के बाद क्या होगा या आकस्मिक रूप से क्या होगा ये, लेकिन भाजपा राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत है लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। अभी मैंने कल बजट लाया था, अभी पूरक जो मांगे आर्थिक, जैसे सरकार चलाने के लिए पैसा लगता है ना, तो उसके लिए पहले बजट पेश करना पड़ता है। तो अभी पूर्ण बजट तो मार्च में पेश होगा। अभी उन्होंने पूरक मांगे रखी है जिसमें लाड़की बहन योजना और बाकी योजनाओं के लिए भी पैसा उन्होंने स्टेट से मांगा करते हैं। लेकिन बाबा साहब को अपमानित करे हुए दोनों समान अपराधी है। अब बहन जी ने गलत तो बोला ही नहीं, ये तो अपनी विचारधारा, एक नागनाथ है एक सापनाथ है और वो तो मालूम ही है अपने को। लेकिन बहन जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि गलत समय पे बोला। कूटनीति जो है, कूटनीति क्या कहती है कि भाई जब आपके किसी महापुरुष को, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जब उसको एक ये कहा जाए कि उसके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है तो आपका ये कर्तव्य होना चाहिए कि भाई आप कूटनीति के लिए कम से कम आप ये बोलो कि हाँ भाई हमारे बाबा साहब बहुत महान थे, अभी आपको उसकी महानता का पता चल रहा है। आपने अभी तक के नहीं जाने उसको, अभी तक के आपने जो भी किया होगा, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि भाई बाबा साहब कितने महान थे। ये स्टेटमेंट, और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले एक जैसे ही है, इन दोनों का जो ये है इसमें कूटनीति की जो है वो कमी है। और यही काम है कि कूटनीति की कमी ही बसपा को, जो एक बार राष्ट्रीय पार्टी थी, वो धीरे धीरे अधपतन की तरफ जा रही है। कूटनीति इंपॉर्टेंट होती है ना, और कूटनीति में हमारे नेता ये थोड़े कभी कभी कमजोर होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो बसपा के नेता है वो कूटनीति जरा ज्यादा सीखेंगे और वो कूटनीतिज्ञ बनेंगे, क्योंकि उनको भी तो कल फेस करना ही है ना भाई। अब डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी वाले एक जैसे ही, मतलब दोनों हमारे दुश्मन है, और ये बोलना है कि नहीं भाई अभी आपको बाबा साहब की महत्ता का पता चल रहा है कि बाबा साहब कितने महान थे, बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे, बाबा साहब ने कितनी दूर की सोची थी। दोनों स्टेटमेंट में अंतर होता है ना, यही प्रॉब्लम है। चाहे वो हमारे अपने प्रकाश अंबेडकर जी हो, चाहे हमारी बहन जी हो, चाहे हमारे वामन मेश्राम जी हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि इनमें कूटनीति की जो है वो थोड़ी कमी है। कब झुकना चाहिए, या फिर गोलवलकर जी जिन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने ब्राह्मणों के पांव के पास बैठकर, ब्राह्मणों के पूरे भारत के समाज ने लिखा है, उन्होंने वी आर आवर नेशन डिफाइंड में, अगर आपकी इच्छा होगी तो कभी दिखा दूंगा, उनके शब्द दिखा दूंगा कि जहां उन्होंने लिखा है कि भाई ये भारत के लोगों, ब्राह्मणों के पांव के पास बैठकर आप ज्ञान लो, उनसे सलाह लो, उनको सुनो। ये मानेंगे आप? ये चर्चा करेंगे संसद में? कौन सी चर्चा होगी संसद में? तो संक्षेप में अभी आप भी जानते हो कि मनुस्मृति का विधान, उसके विरुद्ध भारत का संविधान, ये एक मेन लड़ाई है। और इनको दर्द इसलिए होता है कि इनका जो मनुस्मृति का विधान है वो आज के काल में नहीं चलता, वो नहीं चलता। बाबा साहब का संविधान चलता है क्योंकि बाबा साहब ने जो इस राष्ट्र की संकल्पना की, वो तो हम लोग अनेक बार आपको बताते हैं कि इस राष्ट्र की जो संकल्पना की वो एक बहुत अलग थी, अलग थी। तो इन्हें ये दुख है, और वही दुख
अमित शाह जी के मुंह से फूट पड़ा। तो उसका निषेध हुआ और बाद में उसको जो घुमाया गया, भाई हमारे साथ कांग्रेसी सांसदों ने धक्का बुक्की की, मारपीट हुई, तो वो विषय को डाइवर्ट करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन जो भी हो, तो बाबा साहब कहते थे कि भैया मृत अम्बेडकर, बाबा साहब जब गुजर गए, मरा हुआ अम्बेडकर, ये जीवित अम्बेडकर से आपको बहुत भारी पड़े। और वही आज सच्चाई हुई कि भाई जो, लेकिन मुझे इस बारे में एक बात में दुख हो, मुझे मायावती जी के स्टेटमेंट से दुख हो। मैं बसपा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन दुख हुआ। बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कि भाई आजकल ये तो फैशन हो गया है, मतलब जो चर्चा के दरमियान, संसद में डिस्कशन के दरमियान जो 2 घंटा, मतलब 2 दिन जो चर्चाएं चली, उन उसका उत्तर दे रहे थे अमित शाह जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये पूरी चर्चा के दरमियान अंबेडकर का ही नाम लिया गया, दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं लिया गया, गोलवलकर का नाम नहीं लिया गया, हेडगेवार का नाम नहीं लिया गया, सावरकर का नाम नहीं लिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं लिया गया, आडवाणी का ही नाम नहीं लिया गया। तो नाम किसका लिया गया? अंबेडकर का नाम लिया गया। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये कहीं तो भी उनको खटका। उनकी जो मानसिकता है कि भाई केवल 2 दिन की चर्चा में केवल अंबेडकर का ही नाम लिया जाता है, तो ये उनकी जो मानसिकता है, जातीय मानसिकता है, उसको खटका। कई लोगों ने उस पर भाष्य किया है कि ये जो भाजपा सरकार है, ये ब्राह्मणों की और बनियों की, और ब्राह्मण और बनिया एक अछूत के नाम का इतने बार उच्चारण होना उनके जहन को खटकता है। लेकिन भाई वस्तु स्थिति तो है, असलियत तो है। आज मुझे बताइए, अमित शाह को हम बाजू में रखते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम लिए बगैर, बाबा साहब को याद किए बगैर और बाबा साहब के काम को याद किए बगैर आज देश में जो भी आप राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था करोगे, उसमें आपको क्या पर्याय है? आप सावरकर का नाम लोगे। सावरकर ने कहा कि भाई मुसलमान, ईसाई, यहूदी और बाकी जितने धर्म के लोग हैं जिनका धर्म भारत में संस्थापित नहीं हुआ, उनको निकाल दो, वो भारत के नागरिक नहीं है। ये मानेंगे आप? भाई एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर लोगों में विभाजन करो, ये मानेंगे? क्यों लेंगे सावरकर का नाम, बताइए? अनेक लोगों ने निवेदन दिए, विरोध प्रदर्शन किए, तो मजबूरन फडणवीस साहब को एक्शन तो लेनी पड़ी। और अगर आप विरोध नहीं करते तो क्या इस प्रकार की जो भी है, हम लोग मानते हैं कि पर्याप्त एक्शन नहीं है, तो क्या लेता फडणवीस? मतलब ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि आंदोलन का तरीका हम लोग नहीं छोड़ सकते। सिर्फ हमारी 2 बातें होना चाहिए कि आंदोलन ऐसा होना चाहिए जो शांततापूर्ण रूप से हो, पूर्व नियोजित हो, संख्या, समय, उसके साथ हमें कितने लोगों का ये करना है वो नियोजित हो। नहीं तो हमने कहा, प्रारंभ में ही कहा, हमने फुलझेले साहब से कहा कि फुलझेले साहब ने मोर्चा निकाला, कामयाब मोर्चा निकाला, ऐसे नेता है हमारे वो। लेकिन उनका एक दुख था जो हमने कहा कि जिसके ओठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिसके ओठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, बस वही फुलझेले साहब के चाहने वाले होंगे। फुलझेले साहब ने बोला, यार मेरे बहुत सारे चाहने वाले मोर्चे से नदारद थे, गायब थे, अपसेंट थे, तो कहाँ गए वो? तो हमने कहा कि भाई वही आपके जो वहां थे, उमेश जी थे और बाकी लोग थे, वही आपके चाहने वाले थे। तो यही बात जो है मोर्चा निकालते समय हमको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी दुर्घटना ऐसी होती कि उत्स्फूर्त मोर्चा निकलता है, उसमें भी कुछ लीडरशिप करने वाले लोग आते हैं, कुछ संजीदा लोग आते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ता है। और आप यहाँ जो हो वो सब कहीं ना कहीं लीडरशिप करने वाले लोग, आप केवल सामान्य जन नहीं हो। तो आपको इन बातों का ये होना चाहिए। हम लोगों ने
पूरे अपने आयु में कई बार कई आंदोलनों में हमने सहभाग दिया। अभी वो कहाँ है मालूम है? लाला अभी वो राउत साहब के पास में। तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। आता था, हमेशा पूछता था भाई ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ जाने वाले हो, क्या। क्योंकि हम लोग पैंथर के लोग उस समय थोड़े से ये करते थे ना, आंदोलन में थे, तीव्र आंदोलन में थे। एलआईबी का हमको मालूम है कि एलआईबी क्या है। सीआईडी वगैरह बहुत बड़ी बात है, वो स्टेट की होती है। यहाँ तो एलआईबी अपने लोकल होती है। और अपने पुलिस थाने का भी स्ट्रक्चर आपको मालूम हुआ तो वहाँ गुंडा स्क्वाड होता है, वहाँ पर खुफिया होता है, परमिशन वगैरह जो देते हैं काफी खुफिया होता है वगैरह। तो आप अगर देखोगे तो परमणी में और आगे भी जो आंदोलन में है, एक तो हम आंदोलन पीछे नहीं ले सकते, क्योंकि आंदोलन के बिना एक ऐसा समाज जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उसको अपनी सुनवाई के लिए आंदोलन का तरीका अपनाना ही पड़ता है। जब हम मूवमेंट में आते हैं तो हमको कुछ फंडामेंटल्स या कुछ मूलभूत या बुनियादी बातें बताई जाती हैं, और उन बातों में एक बात हमको बचपन से याद है जो हम नहीं भूले। वो कहते हैं हमको कि भैया अपन जब आंदोलन में आते हैं तो इसकी बुनियाद क्या है, हम क्यों आंदोलन में आते हैं। तो हमें बताया जाता था कि देखो भाई, जब तक के बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती। अब माँ से कोई ज्यादा हमको चाहने वाला है क्या? माँ से ज्यादा कोई बच्चे को प्यार करता है क्या? लेकिन वो माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। और अगर बच्चा पड़ा रहे, भूखा पड़ा रहे, तो माँ दूध नहीं पिलाती। अरे जब बिना रोए दूध नहीं पिलाती, ये तो सरकार है भाई। जब तक कि आप आंदोलन नहीं करोगे, चिल्लाओगे नहीं, अपना दुख दर्द बताओगे नहीं, सुनेगा कौन? इसका कानूनी रूप से विरोध करो कि भाई कॉम्बिंग ऑपरेशन क्या है, ये है क्या आपको अधिकार? कानून में तो लिखा है कि भाई अगर पुलिस कस्टडी में किसकी मौत होती है तो पुलिस वालों को जेल में डाला जाए, और उन पे ही अपराधियों जैसे जो भी अपराधी होते हैं उनके जैसे कानून की प्रक्रिया से काम चलाया जाए। ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है कि भाई हम जब भी मोर्चा या ये निकाले तो वो संवैधानिक तरीके से हो, और इस बात के लिए हम लोग इस बात को हम देखें कि कोई भी असामाजिक तत्व उस मोर्चे का फायदा लेकर पत्थरबाजी, गाली गलौज, कहीं आग लगाना, इस प्रकार के काम नहीं करे। ये दोनों प्रकार से होते हैं। कुछ लोग अपने में अति उत्साही होते हैं और उनका दिमाग जो है वो वैचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से विरोध करना चाहिए इस विषय पे नहीं होता। उनको लगता है मैंने पत्थर मारा, मैंने बस तोड़ी, मैंने बहुत बड़ा काम किया, और जैसे ही जब उसकी प्रतिक्रिया होती है तो भागने में भी पहले होता है। ये इस प्रकार के असामाजिक तत्व हर जगह पे होते हैं, अपने यहाँ होते हैं, ऐसे नहीं। और दूसरा कैसा होता है कि जब सरकार को लगता है कि भाई इस मोर्चे को तोड़ना है, तो वो अपने कुछ आदमी वहां प्लांट कर देते हैं, अपने आदमी प्लांट करते हैं। अपने यहाँ पर एलआईबी कहते थे हम लोग पहले, एलआईबी का नाम था, आपने सुना होगा। अब हमारे यहाँ पर जो एलआईबी हमारे पीछे थे, हम सब अपने दलित पैंथर में थे, और एलआईबी का एक आदमी हमारी हर कार्यालय में आता था, पूछता था क्या, वो बिल्कुल प्लान करते हैं। और उस समय एलआईबी का आदमी कौन था? जायसवाल। पहले पुलिस वाला था, प्रमोशन हो गया, हवालदार बन गया, और बाद में सब इंस्पेक्टर बना, और सब इंस्पेक्टर कर ले। बहुत पुलिस कस्टडी में बहुत मौतें हुई, और उसके बाद में अपने यहाँ कानून बना कि अगर पुलिस कस्टडी में मौत हुई तो उसका दोषी संबंधित पुलिस वाला या जो थाना प्रभारी है उसको माना जाए। तो पुलिस क्या करती है? टालती है। नहीं भाई, ये जो मौत हुई है, पहले मार भी दिए तो उसको पुलिस अपने हॉस्पिटल में भेज दो या कोर्ट के सामने खड़ा कर दो। अब मौतें कहीं और हुई तो ये बच जाते कि नहीं भाई हमारी पुलिस कस्टडी में मौत नहीं हुई, ये तो जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है, ये तो दवाखाने में मौत हुई है। तो डायरेक्ट उन पर जो
खून का जो मुकदमा चलना है वो नहीं चलता है। यही बात यहाँ हुई है परमणी में, और वही बात हमने अपने निवेदन में लिखी है कि भाई मौत जो हुई है वो पुलिस कस्टडी में हुई है, और आपने दिखाया क्या? जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में उसको बेहिसाब मारा गया, और बाद में अपने को बचने के लिए जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया। तो भाई कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया हमने। अब वो देखे, अब भाई जहां इतना आप उसको मारोगे बेदम, तो कहीं पर भी रखोगे तो मौत तो होनी है, कभी हॉस्पिटल में होगी, कभी इसमें होगी। तो हमने ये डिमांड की थी कि भाई इस प्रकार का जो मसला है उस पर ये चाहे कोई भी हो, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भाई अम्बेडकर लोग या आंदोलक लोग शांत नहीं है। अब कल के मोर्चे की जो सभाएं हुई, हमें तो नहीं बुलाया गया था, हमारे मित्र थे, हमारे रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। उसमें बहुत बातें ये थी कि भाई मोर्चा तो निकालो, लेकिन कोई अशांति नहीं होनी, कोई गड़बड़ नहीं होना, कोई प्रक्षोभक कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का विचार था बहुत लोगों का, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस अत्याचार अपने लोगों पे करती है उसका एक लंबा इतिहास है। अब भाई आपके सामने दो को शॉक दिया है। आपने मेगर देखा है कि मेगर जो बिजली वाले चलाते हैं, कभी कभी आपके घर में अगर वो चेक करना हो या आपको सर्टिफिकेट देना हो, तो एक उपकरण ऐसा होता है मेगर, जिससे बिजली का शॉक पैदा किया जाता है और फिर हम रजिस्टर गिनते हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग थोड़ी देर के लिए, जैसे बिजली का करंट जैसा होता है ना, बस हम थोड़ी देर के लिए बनाते, बहुत देर के लिए नहीं होता, थोड़ी देर के लिए होता है। अगर आपका बिजली के किसी इसको हाथ लगता है तो आप मरते हो, लेकिन मेगर का क्या, आपने घुमाया, थोड़ी देर के लिए शॉक दिया, तो वो आदमी मरता भी नहीं, लेकिन शॉक उतना ही जोरदार लगता है जितना आपको बिजली का झटका लगता है। तो मेगर से भी शॉक दिया जाए। तो यह है पुलिस अत्याचार, और इसके कारण पुलिस कस्टडी में बहुत मौतें होती। फला फला के घर चोरी हुई, पुलिस आकर पूछती है कि भाई आपका शक किस पर है? बाजू वाला बोलता है कि मेरा इस पर शक है, उस पर शक है। शक के बिना पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कभी कभी पुलिस का और एक फार्मूला है, कौन चोर है इस इलाके में, कौन चोरी करता है, कौन वारदात करता है, उसको पकड़ के ले जाती है पुलिस, और समझती है कि भाई इसी में से कोई तो भी चोर होगा। तो जिनके ऊपर शक करता है, जिनके घर में चोरी होती है वो, और पुलिस को शक है कि भाई इस इलाके में ये चोर है, तो फिर उनसे उगलवाना कैसा? तो पुलिस के पास एक ही तरीका है, उसको मारो, बेइंतहा मारो, और कबूल करवाओ कि भैया मैंने चोरी की। वो सच झूठ बाकी प्रूफ वगैरह कुछ नहीं देखती, वो बोलती है पहले इसको मारो। और ये मारने का जो 3rd डिग्री है वो इतना अमानुष हो, मैंने आपको बताया। तो फिर डर के मारे जिसने चोरी नहीं भी की वो गुनाह कबूल कर लेता है, हाँ भाई मैंने चोरी। अच्छा भाई चोरी की, तो चोरी का माल कहाँ फेंक दिया, कहीं नाले में, इसमें उसमें वगैरह, क्योंकि सबूत तो चाहिए ना। तो इस प्रकार से अपना रिमांड बचाने के लिए, या फिर उसको पुलिस का रिमांड देता है, रिमांड देता है कि भाई पुलिस रिमांड ले सकती है इसका, और फिर वापस पुलिस कस्टडी में भेजता है। ये बच्चे की जो मौत हुई है, तो पुलिस का कहना है कि भैया उसकी मौत जो हुई है वो जुडिशियल कस्टडी में हुई है, न्यायालयीन कस्टडी में हुई है। उसको पहले कोर्ट के सामने पेश किया, और फिर कोर्ट ने उसको जब ये किया, आदेश दिया, तो उसको जेल भेजा गया या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, तब उसकी मौत हुई। ये क्यों होता है ऐसा, इसकी भी समझ लो। अपने देश में पुलिस कस्टडी में मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब मैंने तो देखा है अनेक पुलिस स्टेशन में, मैंने एज एन इलेक्ट्रिशियन काम किया है, आरोपी करके मुझे कस्टडी में रखा गया, मैंने भी छोटी मोटी जेलें देखी है। आपको पुलिस के अत्याचारों की शायद कल्पना नहीं हो, हमने अपने आंखों से देखा है, अनुभव किया है। शायद हमें कस्टडी में उस प्रकार की प्रताड़ना नहीं मिली, लेकिन पांचपाली में मैंने देखा है। उस समय आज 30-40 साल पहले की घटना है। जब रिमांड लिया जाता है ना, तो उगलवाने के लिए इतने बुरे अत्याचार किए जाते हैं,
उल्टा लटका के रखना, मारना, और मारना भी कैसा। अगर समझिए आप किसी आरोपी को मारते हो और उसके शरीर पर निशान आते हैं तो वो कोर्ट में कंप्लेंट करेगा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए तलवे पे मारा जाता है। मारते जो है वो तलवे पे मारा जाता है ताकि निशान नहीं रहे। नाखून खींचे जाते हैं। और एक बार सौसर की दुर्घटना मुझे मालूम है, कोई चोरी हुई, मध्य प्रदेश की पुलिस नागपुर में आई, यहाँ से लोग पकड़ के ले गई। क्या आगजनी नहीं हुई? मराठवाड़ा में तो इससे ज्यादा हुई। आप सभी के प्रत्यक्ष गवाह हो। बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, इलेक्शन के पहले के शायद 2 या 3 महीने की बात है। तो आपने क्या वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया? घर जलते रहे, पुलिस देखती रही, बसें जलती रही, पुलिस देखती रही। तो उस समय कॉम्बिंग ऑपरेशन, किसी समाज का मनोबल तोड़ना हो, किसी समाज को सबक सिखाना हो, तो ये जो सत्ताधारी है वो इस प्रकार की तकनीकें अपनाता है। तो बहुत गलत हुआ, हमने लिखा तो कुछ मांगे तो हमारी मान्य हो गई। न्यायालयीन चौकसी के बारे में हमने लिखा। उन पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए उनको तो अभी सस्पेंड किया है। अब आगे जो होगा, 2-3 बातें और जो कानून से संबंधित है उसके बारे में हमारी चर्चा हुई जब तक। ये बताया गया कि सूर्यवंशी की मौत ये जुडिशियल कस्टडी में, न्यायालयीन कस्टडी में हुई, पुलिस की कस्टडी में नहीं। अब ये पुलिस की कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, इनमें क्या फर्क है, ये थोड़ा अपन ने समझना चाहिए। अपन कार्यकर्ता है और अपने को फेस कर रही है, आपको फेस करना है, मुझे फेस करना है, उसमें कोई ये नहीं। ये क्या है? पुलिस कस्टडी का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इनके पुलिस के नजर में जो आरोपी है उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है या उसको गिरफ्तार करती है, इसको कहा जाता है पुलिस कस्टडी। और 24 घंटे के अंदर वो आरोपी को कोर्ट के सामने खड़ा किया जाता है। और फिर कोर्ट क्या करता है? एक तो उसको जेल भेजता है, न्यायालयीन चौकसी बोलते, उसको न्यायालयीन कस्टडी बोलते। वो न्यायालयीन कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी हुई। उसका बहाना करके जितने भी आजू बाजू के जो लोग हैं उनको घरों से निकलो, उनको मारो, उनको पीटो, उनको जेल में डालो। और पुलिस बहुत बेरहमी से मारती है। आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है। अब हम लोग बचपन से आंदोलन में है और हमने कई दुर्घटनाएं देखी है, कई दुर्घटना। इंदिरा की दुर्घटना तो कई बार देखी है, अपने इंदिरा झोपड़ा के सामने, और जरीपटका के बाजू में जो मारपीट हुई थी, हम गवाह थे। हम तो बहुत पहले से इसमें हैं। और आपको एक बात और याद होगा कि ऐसे हादसे अपने लोगों के साथ कई बार हुए। एक आध बार लोगों ने अपना प्रक्षोभ जताया, तो आप उनमें से जो दोषी है पुलिस की नजर में, उनके ऊपर कार्रवाई करना ये कानून है कि भाई किसी ने अगर तोड़फोड़ की तो उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई करते हो तो वो जायज है। लेकिन यहाँ कोई तोड़फोड़ हुई थी, इसलिए पूरे इलाके को पीटना, पूरे इलाके के लोगों के घरों में जाकर दरवाजे तोड़कर, जैसा कि परभणी में हुआ है, इस प्रकार का अत्याचार करना, जिसको पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कहती है, ये कहीं कानून की किताब में नहीं है। और यही बात हमको जज साहब ने बताई कि ये जो हुआ है कॉम्बिंग ऑपरेशन, ये टोटली गलत है। और हमने अपने निवेदन में वही लिखा है कि भाई कॉम्बिंग ऑपरेशन ये कानून की किताब में नहीं है। तो फिर आपने ये क्यों? और ये जो दुर्घटना है ये आपको अभी बार बार फेस करनी पड़ेगी। ये लड़ाई है, ये एक लड़ाई है, इससे आपका छुटकारा नहीं है। अब मुझे बताइए, परभणी में पुलिस का आरोप है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ आंदोलनकर्ताओं ने कोई तोड़फोड़ की, वहां पर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया।
ये आरोप है। और इसलिए पुलिस कहती है कि रिटालिएशन में उसके प्रत्युत्तर में हमने कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया और बहुत लोगों को बेरहमी से मारा। अब थोड़ी देर के लिए बताइए, जब मराठा आंदोलन हुआ जरांगे पाटिल का, तो क्या विधायकों के घर नहीं जलाए गए? लेकिन उन्होंने 2 घंटे में जो एक 2 मिनट की जो उनकी क्लिप है वो बहुत दुखदाई थी और लोगों को हर्ट करके। अब आपको तो सबको मालूम ही, नहीं तो बात है नहीं कि अमित शाह जी क्या बोले। जो मैंने सुना, उनकी क्लिप भी सुनी, उनका स्टेटमेंट भी सुना मैंने और बाकी जगह पढ़ा भी। उन्होंने कहा कि भाई आजकल ये फैशन हो गया, आजकल ये फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। तो 1-2 बार नहीं, उन्होंने बहुत बार बोला अंबेडकर 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 अंबेडकर। जितना नाम आप अंबेडकर का लेते हो उतना अगर आप भगवान का लेते तो आपको अनेक बार स्वर्ग मिल जाता, आप स्वर्ग में पहुंच जाते। तो बाद में उन्होंने कहा कि भाई अंबेडकर का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं हमको, लेकिन कांग्रेसियों तुम्ही ने अंबेडकर का अपमान किया था। और फिर उनका पूरा भाषण किस प्रकार से कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया इस पर। अब भाई अंबेडकर 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 ये नाम का फैशन हो गया और इतना नाम आप भगवान का लेते, ये बोलने की क्या जरूरत थी? अरे भाई हम अंबेडकर का नाम लेते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? और ये फैशन हो गया, इसका मतलब क्या? आप मुझे बताइए कि आप फैशन ये शब्द किस संदर्भ में यूज करते हैं? आप किस संदर्भ में? क्या इसमें गंभीरता है? ये तो आजकल फैशन हो गया यार। मतलब आप अंबेडकर के कार्य को बहुत, जिसको क्या कहा जाए, उसको अपमानित कर रहे हो आप। क्या जरूरत थी आपको ऐसा बोलने की? आप बोल सकते थे कि भाई अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया है, वो एक अलग बात है, वो तो चलते ही रहेगा। या उस समय मराठवाड़ा का आंदोलन था तो औरंगाबाद तक के जब अपने कवाड़ साहब का आंदोलन बहुत तेजी में था, हम तो अनेक आंदोलनों में सहभागी रहे। बड़ी बड़ी जो हमारी जनसभाएं हुई उसमें भी हम उपस्थित रहे। रिपब्लिकन एकता का एक दौर चला था जिसमें आरपीआई के पुराने और पैंथर के नए लोग मिलकर बड़े बड़े सभा सम्मेलन ये किए गए थे। लाखों की भीड़ थी वो एक के सम्मेलन में। बाद में जो हुआ तो आपको मालूम है, लेकिन उस समय पुराने और नए, मतलब गवई साहब से लेकर, ढसाड़ से लेकर, ढाले से लेकर, अविनाश महातेकर से लेकर, तो बहुत सारे लोग थे। वो भी हमने देखा। हमने सबसे बड़ा जो मोर्चा देखा वो बहन जी का देखा। लखनऊ गए थे हम, करीब 25 लाख से ज्यादा लोग होंगे उसमें। वो रमाई पार्क था, उधर से लेकर बहुत बड़ा मोर्चा। सत्ता में थी उस समय बहन जी और बसेस वगैरह लगाई थी, लेकिन बहुत बड़ा मोर्चा था। शांति थी, ऐसी कोई अशांति नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है कि आपको बिना आंदोलन के पर्याय नहीं है। आप नहीं भाग सकते हो, भागोगे तो घर में घुस के मारेंगे। कम से कम दरवाजे पे खड़े रहोगे तो आपके बाल बच्चे तो भी बचेंगे, नहीं तो पुलिस बहुत बहराम होती है। चलिए वो एक है, ये होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा संसद का जायजा लेंगे। आज मुझे लगता है संसद का सत्र भी समाप्त हुआ और उसमें एक बात की बहुत जोरदार बहस हुई आखिरी 2 दिनों में। आखिरी 2 दिनों में चर्चा थी संसद में संविधान के बारे में, और वहां अमित शाह का जो एक स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा नागवार गुजरा। अमित शाह बहुत लंबा बोले। अब यहाँ पर उस समय एक एक्स जज है, रिटायर्ड जज है, वैद्य साहब, वो नागपुर में आए थे किसी शादी के सिलसिले में। कार्यालय पर आए और हमारा डिस्कशन हुआ कि भाई ये जो परभणी में हुआ है इसके क्या माने हैं। अब वो जज साहब हैं,
उनको कानून समझता है, जज करके रिटायर्ड हुए हैं। तो उन्होंने जो सबसे पहली बात जो रखी वो ये कि कॉम्बिंग ऑपरेशन ये कानून में नहीं है कहीं। मतलब पुलिस को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो लोगों के घरों में घुसे, तोड़फोड़ करें, महिलाओं को और बच्चों को शंका के आधार पर मारपीट करे। ऐसा कोई अधिकार, कॉम्बिंग ऑपरेशन नाम का कोई शब्द कानून की किताब में नहीं है। तो कॉम्बिंग ऑपरेशन तो कानून में नहीं है। फिर भी आइए जमीन, फिर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, परमणी में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। कई उसके पहलू है। तो जज साहब ने कहा ये जो एक पुलिस की टेक्निक होती है समाज का या कार्यकर्ताओं का या किसी संगठन का मनोबल तोड़ने की। अगर कोई भी हादसा हो, अच्छा हो बुरा हो, अगर सरकार को लगा कि इस समुदाय की जो उसका मनोबल जो है वो अगर तोड़ना है तो वो कॉम्बिंग ऑपरेशन का आधार लेते हैं। और कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब क्या कि भाई चलिए अपने औड़े बाबू चौराहे पे कोई दुर्घटना हुई, कोई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, कोई कुछ हुआ,